हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। ओके, और मैं हूं मिस अन्नू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमने वैसे पहली वीडियो में पढ़ा था कि विराम को क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं, और हमने 20 चिन्हों को लिखा था। और इससे पहले वीडियो में हमने कुछ एक अपवादित भी लिखा था कि 20वें नियम को अपवादित क्यों माना गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हर एक विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक डंडे से लिखते हैं। ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, एक डंडे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं पूर्ण विराम को। अब देखिए ये कहां पर लगता है, जहां वाक्य का अंत हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह को लगाया जाता है, या बोल सकते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोल दिया या लिख दिया कि यह पुस्तक अच्छी है। ठीक है, यह पुस्तक अच्छी है, तो मेरा ये जो वाक्य है, मेरा ये जो सेंटेंस है, ये कंप्लीट हो गया। मैंने बोल दिया यह पुस्तक अच्छी है। ठीक है, और जब मेरा ये सेंटेंस खत्म हुआ, जब मेरा ये वाक्य खत्म हुआ, तो मैं इसमें लास्ट में एक डंडा लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटेंस खत्म हो गया। और हमने डेफिनेशन में यही लिखा है कि जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके आखिर में, उसके अंत में हम पूर्ण विराम को लगाते हैं। क्लियर? अब सेकंड देखिए, जो बच्चा लिखना नहीं चाहता है वो ना लिखे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जो बच्चे लिखना नहीं चाहते वो ना लिखें, सिर्फ समझें। ओके, अब देखिए जो अल्प विराम होता है ना, उसे हम कोमे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमें अल्प विराम जो है वो कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगेगा अल्प विराम? वाक्य में जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो। तो अब देखो, जब आप इसको बोलोगे कि वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो, तो जब आपने वीरेंद्र बोला, ठीक है, उसके बाद आप जो है थोड़ी देर रुके। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा तुम यहीं ठहरो। उसके बाद अगर आप बोलोगे वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो, तो तुम यहीं ठहरो हमने एक साथ बोला है, लेकिन वीरेंद्र के बाद हमने थोड़ी देर हम रुके हैं वीरेंद्र को कहने के बाद। और डेफिनेशन में यही तो है कि वाक्य में जहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़े वहां पर अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वीरेंद्र के बाद कोमा लगाया है। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है अर्ध विराम। क्या है? अर्ध विराम। और अर्ध विराम ऐसे बनता है, एक बिंदी बन जाएगी और नीचे एक कोमा बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई अर्ध विराम कहाँ पे लगेगा? जहां एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम
लगाया जाता है, या बोल सकते हैं कि अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि जब मेरे पास रुपये होंगे, फिर मैंने ये वाला चिन्ह लगाया, ठीक है, और ये चिन्ह किसका है? अर्धविराम का है। मैंने लिखा कि जब मेरे पास रुपये होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा या करूंगी, करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो ये लिखा है जब मेरे पास रुपये होंगे, ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा पहला वाक्य है। और जब हमने लिखा कि तब मैं आपकी सहायता करूंगा, तो ये दूसरा वाक्य है, ठीक है। हमने डेफिनेशन में लिखा कि जहां एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम लगता है। अब ये हमारा पहला वाक्य है और ये हमारा दूसरा वाक्य है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में संबंध है। जो पहले वाला वाक्य है उसका कहीं ना कहीं दूसरे के साथ संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्धविराम। वैसे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, लेकिन विराम चिन्ह से रिलेटेड विराम चिन्ह के ऊपर क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से समझें। इसलिए मैं आपको इनको डेफिनेशन के थ्रू और इनके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, और आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब देखते हैं हम फोर्थ जो है उपविराम है। इसलिए मैं आपको ज्यादा स्पीडली नहीं बता रही हूँ, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ। उपविराम जो होता है वो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आपको पता भी होगा, ये जो सिंबल होता है रेशो का सिंबल होता है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि ये कहाँ पे लगेगा। तो देखिए, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कृष्ण के नाम, तो मैंने जो कृष्ण है उस शब्द को मैंने अलग से दर्शाया है, तो मैं वहां पे क्या करूंगी, सॉरी ये यहाँ पे साइन नहीं लगेगा, कृष्ण के नाम के आगे ये साइन लगेगा, उपविराम का साइन लगेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई कृष्ण के क्या क्या नाम होते हैं, मोहन, श्याम, कान्हा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो है वो यहाँ पे ये समझाना था कि उपविराम कहाँ पे लगता है, ओके। अब हम देखते हैं सबसे इजी फिफ्थ, जो क्या है प्रश्नवाचक, जिसे आप सभी जानते होंगे कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो ये होता है, और ये कहाँ पे लगता है, देखिए जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब जैसे कि मैं इसे समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे आपको पता होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए। तो जैसे मैंने बोल दिया तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं आपसे इसमें कुछ पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं, तो हम उस वाक्य के लास्ट में या उस सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर। अब हम छठा देखते हैं, छठा क्या कहता है। छठा है विस्मय चिन्ह। इसको हम इस तरह से लगाते हैं, एक डंडा लगाया और इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा दी, ठीक है।
अब ये कहां पे लगेगा, तो ध्यान दीजिए, वाक्य में हर्ष, विवाद, या फिर घृणा, या फिर विस्मय, या फिर आश्चर्य, या फिर करुणा, या फिर भय, जब वाक्य में इन सब का बोध होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इन सब का, या बोल सकते हैं आदि का बोध कराने के लिए विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमने सेंटेंस में लिखा कि वाक्य में जो सेंटेंस है हमारा, उसमें अगर हर्ष आया है, या विवाद आया है, या घृणा, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय, इन सब का बोध हो रहा है अगर हमें किसी सेंटेंस में, तो हम वहां पे विस्मय चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि वह तुम धन्य हो, तो आपको ये शब्द देखने को मिला, और इसके बाद चिन्ह किसका लगा है, विस्मय चिन्ह का लगा है। अगर मैंने बोल दिया अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो आप देख सकते हैं अरे के बाद मैंने कौन सा चिन्ह लगाया, विस्मय चिन्ह लगाया। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, जहां पर हर्ष, विवाद, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, करुणा और भय का बोध होता है, ऐसे वाक्यों में हम विस्मय चिन्ह को लगाते हैं। क्लियर। अब हम अगला देखते हैं कोष्टक चिन्ह। ध्यान दीजिए, कोष्टक चिन्ह ये भी बहुत इजी है। देखिए, कोष्टक चिन्ह जो होते हैं वो हमने 3 तरह के पढ़े थे। एक तो ये होता है, एक कुछ इस तरह का होता है, और एक इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे भाई हम देखते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में भी आप देखते होंगे कि जब आपको क्वेश्चन देता है कोई, जब आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि भाई कै ऑप्शन है, ठीक है, ख ऑप्शन है, या फिर अगर ये तो हिंदी की बात होगी, इंग्लिश में भी कुछ ऐसा होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, या कुछ भी हम इस ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, तो ये जो चिन्ह लगता है, ठीक है, ये वाला चिन्ह हम लगाते हैं इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले चिन्ह की या इस वाले चिन्ह की, ठीक है, तो इन कोष्टकों का जो उपयोग होता है या प्रयोग जो होता है इनका, वो गणित के कोष्टक वाले सवालों में हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा, मैथ्स अगर आपने पढ़ा होगा तो मैथ्स में ये आपको जो चिन्ह है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं अगला है हमारा त्रुटि चिन्ह। देखिए, त्रुटि चिन्ह होता है हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई ये त्रुटि चिन्ह है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो सिंबल देख के पहचान जाएंगे कि ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है, पर आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, त्रुटि चिन्ह कहाँ पे लगेगा, इस चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। अभी देखिए, अभी आपको डेफिनेशन से याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना तो पक्का आपको याद आ जाएगा कि त्रुटि चिन्ह किसे बोलते हैं। देखो, जैसे मैंने लिख दिया राम ने खाना खाया, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि मैंने आपसे बोला कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि राम ने खाना नहीं खाया, लेकिन आपने जल्दी से लिख दिया कि राम ने खाना खाया।
आपको बाद में याद आया अरे यहाँ पे तो जगह ही नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आप ये वाला साइन लगाएंगे और आप यहाँ पे लिख देंगे नहीं। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि राम ने खाना नहीं खाया, तो इसको हम बोलते हैं त्रुटि चिन्ह। इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा कि इस चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को अगर हम भूल जाते हैं तो वहां पर हम ये चिन्ह लगाते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला, अगला जो है वो है हमारा उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने ये टेबल में भी कराया था कि जो उद्धरण चिन्ह होता है वो एक हरा और दोहरा होता है। एक हरा और दोहरा होता है। अगर एक हरा की बात हो रही है तो वहां पे हम एक बार इस तरह से लगाएंगे, और अगर दोहरा है तो हम इस तरह से 2 बार लगाएंगे। क्लियर? अब देखिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको एक पहला एग्जाम्पल देती हूँ एक हरा का, इसका देती हूं मैं पहले। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया मैंने तुलसीदास का रामचरितमानस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसमें जब स्टार्ट करूंगी इसको और जब इसे खत्म करूंगी तो लास्ट में, रुकिए यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, नीचे काफी जगह है, मैं इसको नीचे लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा मैंने तुलसी दास का, फिर मैंने कोमा लगाया एक। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया रामचरितमानस, और फिर मैंने फिर ये एक कोमा लगाया और फिर मैं लिखा पढ़ा है। तो मैंने सेंटेंस लिखा कि मैंने तुलसीदास, यहाँ पर जी लगा लो, मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। तो जब आप देखेंगे कि एक ही कोमा लगा है, वो भी ऊपर की तरफ, वो क्या है? उद्धरण चिन्ह है, और वो भी कौन सा? एक हरा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दूं दोहरे का तो वो क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ पे 2 कोमे लगाए ऊपर की तरफ, 2 कोमे मैंने लगाए, यहां पर मैंने 2 कोमे लगाए, ठीक है, और फिर मैंने लिखा कि हल चलाने वाले, ध्यान से देखना, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। अब मैंने फिर जो है ये दोहरा लगा दिया, दोहरा चिन्ह लगा दिया मैंने। अब आप ध्यान से देखिए कि जब मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा था तो मैंने सिर्फ इसमें रामचरितमानस में मैंने इस सिंबल को यूज किया है जो एक हरा था। लेकिन जब मैंने दोहरे सिंबल को यूज किया, दोहरे चिन्ह को यूज किया, तो मैंने सेंटेंस की स्टार्टिंग से लेके सेंटेंस की स्टार्ट से ये स्टार्ट किया था मैंने ये चिन्ह, और एंड तक जब मेरा सेंटेंस खत्म हुआ तो मैंने लास्ट में उस चिन्ह को लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जो उद्धरण चिन्ह है वो एक हरा होता है तो हम एक बार लगाएंगे, और दोहरा होता है तो हम इस चिन्ह को 2 बार लगाएंगे। ठीक है, बाकी के जो विराम चिन्ह ये रह गए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कराती हूँ अच्छे से, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।